चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अब तक जर्नल पढ़ लिया, लेजर पढ़ लिया, ट्रायल पढ़ लिया। ट्रायल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ली, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना ली। यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई है। तो एक छोटे मोटे अकाउंटेंट आप बन चुके हैं, छोटे मोटे अकाउंटेंट आप बन चुके हैं। अब आप किसी कंपनी में अगर जाके कहें कि मुझे अकाउंट्स की जॉब दे दें, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग में एज हेल्पर कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आप कर लेंगे। इससे आगे जो कुछ भी है, अब ये इसके अंदर जाहिर है कि स्किल डेवलपमेंट है कि इसमें नई सी नई बातें हम सीखेंगे और देखेंगे क्या है। मुझे लगता है अभी भी वही मसला है, कोई ना कोई छेड़ जाता है, पता नहीं क्यों छेड़ जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है डे बुक्स। ये डे बुक एक ऐसी स्लोप है कि अगर आप इसको ठीक से ना संभालें तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी स्लोप पे उतर रहे हैं और आप से ना संभाला जाए तो क्या होगा। बंदा कहता है रिड़ता चला जाएगा। असल में जर्नल ही की एक दूसरी शक्ल है डे बुक। जर्नल क्या था? एक ऐसा रजिस्टर था जिसमें आप रोजमर्रा में होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करे थे। तो इस रोजमर्रा को मैं क्या कहूंगा? डे बुक। तो जो जनरल जर्नल था वो असल में एक डे बुक था जिसमें हम रोजमर्रा की होने वाली चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो नई बात है वो ये है कि ये डे बुक स्पेशलाइज्ड भी हो सकती हैं। यानी जिस तरह आप अपना एक रजिस्टर बनाते हैं और फर्ज कर लीजिए कि आप उस रजिस्टर को एक जनरल रफ रजिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? हर सब्जेक्ट का काम उसी में करते रहेंगे। उसके बरक्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कहें ये अकाउंटिंग का रजिस्टर लेदा, मैथ का रजिस्टर लेदा, इकोनॉमिक्स का रजिस्टर लेदा, है ना, इंग्लिश का रजिस्टर लेदा। अब हैं तो ये भी डे बुक सी, लेकिन अब ये स्पेशलाइज्ड हो गई हैं कि ये वाली डे बुक सिर्फ अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगी और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये दूसरी डे बुक सिर्फ इंग्लिश के लिए इस्तेमाल होगी और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ऐसे ही अकाउंटिंग में जो मुख्तलिफ आपके पास ट्रांजैक्शन आती हैं उनको अपनी नौयत के एतबार से क्लासीफाई किया जा सकता है। मसलन सेल्स से मुतल्लक जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको हम इस रजिस्टर में लिखेंगे, परचेज से मुतल्लक जितनी है उनको इस बुक में लिखेंगे, तो क्लासीफाई हो गया। है वही जर्नल ही, लेकिन अब आपने उसको कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। पहले हमने क्या किया था कि एक जनरल जर्नल बनाया और उस जनरल जर्नल के अंदर ही सारी ट्रांजैक्शन मिक्स डाल दी। बाद में उन मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाके लेजर में। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को जर्नल में ही क्लासीफाई कर दो। सेल्स की ट्रांजैक्शन अलग कर दो, परचेज की अलग कर दो, कैश की अलग कर दो, बैंक की अलग कर दो, ताकि तुम्हारे पास चीज़ें अलग अलग सामने आ जाए। फिर उनसे लेजर बना लेना।
ना सिर्फ तुम्हारे लेजर क्लासिफाइड होंगे बल्कि तुम्हारा जर्नल भी क्लासिफाइड हालत में होगा। तो तुम्हें अपने जर्नल में से भी कुछ ढूंढना है तो पता होगा यार इस रजिस्टर में सिर्फ सेल है, जो ढूंढना है यहाँ ढूंढ लो, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्पेशलाइज्ड डे बुक्स बनेंगी, इसके अंदर हम करेंगे कौन कौन सी बुक्स बनाएंगे। इसमें बनाएंगे सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश रिसीट बुक, कैश पेमेंट बुक, या इन दोनों की जगह कंबाइंड हम कैश बुक भी बना सकते हैं। यानी रिसीट और पेमेंट अलग अलग बनाने के बजाय एक ही बुक में रिसीट और पेमेंट दोनों लिख दें। इस तरह से आप अपनी ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज कर देंगे अलग अलग। अब सेल्स डे बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? नॉन कैश नहीं कहना चाहिए, सेल्स विच इज नॉट ऑन कैश। क्रेडिट सेल्स क्या है? भी जो कैश पे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो कैश पे हुई है वो तो कैश रिसीट बुक में आ जाएगी। जो सेल कैश पे हुई है उसमें पैसे रिसीव हुए ना, वो तो इधर आ जाएगी। तो फिर जो दूसरी सेल बची है वो है जो सेल्स डे बुक में आ जाएगी। ऐसे ही जो परचेजेज हैं जो कैश पे नहीं है वो इसमें आ जाएगी। और जाहिर है जिनकी सेल परचेज कैश पे नहीं हुई थी उनकी अगर रिटर्न हो जाए वो भी अलग से बनेंगे, तो वो इस डे बुक में आ जाएंगे। और फिर जो कैश की रिसीट है वो कैश की रिसीट यहाँ आ जाएगी। और ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश रिसीट और ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट वो यहाँ आ जाएगी। ये असल में कंबाइंड है, यानी इन दोनों की कंबाइंड है। इन दोनों को कंबाइन करके ये नाम दे दिया मैंने। तो कितनी बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं। ठीक है, एक और बुक भी होती है जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक।
अब हमने देखना ये है कि इन बुक्स में हमने डाटा रिकॉर्ड कैसे करना है, एंट्री इसमें कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस नंबर, अमाउंट। ये इसका एक जेनेरिक फॉर्मेट है। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस नंबर, अमाउंट। मसलन आज तारीख है, फर्ज करें 2 जनवरी 2022। कस्टमर का नाम है मसलन जवाद। इनवॉइस नंबर है लेट से 2342324। अमाउंट है लेट से 10 मिलियन। फिर फर्ज करें अगले दिन किसी और को सेल हो गई, लेट से सुहेल। इनवॉइस नंबर है लेट से 2325। इनवॉइस नंबर समझते हैं आप? बिल नंबर। भाई जब आप नॉर्मली किसी दुकान पे जाते हैं और वो आपको कोई चीज़ देता है तो साथ एक बिल निकाल के देता है ना, उसका एक नंबर होता है, तो बिल नंबर। फर्ज करें इसको सेल हुई है 7 मिलियन की। फिर फर्ज कर लीजिए 2 दिन बाद फिर सेल हो गई कोई, आपके सेल हुई लेट से, क्या नाम था, फैसल, 2326। लेट से इसको सेल होगी 12 मिलियन की। एंड दिस विल कंटिन्यू। लाइक लोगों को सेल हो रही है, लिखते रहेंगे बस। ठीक है, उनके को बिल नंबर होंगे, लिख देंगे, और उनकी कोई अमाउंट होगी, लिख देंगे। मैं ऐसी फर्जी रकमें क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, और इनका इनवॉइस नंबर भी मैं फर्जी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास नंबर आ गया और इन सब का मैंने टोटल लगा दिया।
डे बुक तैयार है। आप देखिए हमने इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया, जर्नल तैयार है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट को ये पता है कि ये सेल्स की डे बुक है तो सेल्स क्रेडिट होती है और कस्टमर डेबिट होते हैं। जब वो यहां से लेजर बनाएगा तो वो सेल्स में क्रेडिट पे जाके लिख देगा और कस्टमर में डेबिट पे जाके लिख देगा। कैसे? लेजर भी बनाते हैं। सेल्स अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट। अब वो क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा भाई टोटल 288 मिलियन जो है उससे सेल हुई है पूरे महीने में, वो पूरे महीने की एक ही दो एंट्री डालेगा, सेल को जाके क्रेडिट कर देगा और रिसीवेबल को डेबिट कर देगा। एंट्री पोस्ट हो गई। अब अगर किसी को ये जानना है ये जो रिसीवेबल में 288 मिलियन आया है ये कैसे आया है, तो वो उस महीने की डेबुक खोलेगा और वहां हर चीज अवेलेबल है कैसे आया है ना। बजाय इसके इसी तरह सेल में आ जाए, वो कहते हैं जी 288 मिलियन, सॉरी यहाँ नहीं, ये तो रिसीवेबल है ना, ये वो जानना चाहता है कि ये जो सेल हुई है ये कैसे हुई है 288 की, सेल की तफसील ये पीछे मौजूद है। बजाय इसके कि सेल्स के लेजर में सारी तफसील आ रही होती। अदरवाइज आप सोचें अगर एक कॉमन जर्नल होता तो आप क्या करते? आप इन सब की अलग अलग एंट्रीज डालते। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता पहले 10 मिलियन से, फिर 7 मिलियन से, है ना, फिर उसके बाद 12 मिलियन से, फिर उसके बाद 6 मिलियन से, फिर 10 मिलियन से, फिर 78 लाख से, फिर 44 लाख से, फिर 15 से, है ना। सेल्स का लेजर ही लंबा होता चला जाता है और कई सफों में फैल जाता है। साल में टोटल 12 एंट्री आएंगी यहाँ पे, है ना, कुल 12 लाइनें आएंगी यहाँ पे साल में। किसी को तकलीफ है कि इसके पीछे तफसील देखनी है, मौजूद है, वो यहाँ आएगा और देख लेगा जाके। और अगर आप कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में हैं तो फिर तो और भी आसान है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको वहां ले जाएगा उठा के, अरे भाई ये तफसील है ना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सारी पेज खुल जाता है ना आगे, तो एक कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में तो वो इस 288 के ऊपर क्लिक करेगा तो उस 288 की तफसील ये सारी खुल जाएगी। ये कहाँ से खुल गई है? वो पीछे डे बुक से उठा लाया है आपके सामने कि भाई ये तफसील है। बात समझ रहे? तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जरा ज्यादा अच्छे अंदाज में प्रेजेंट होने लायक हो गई है डे बुक। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि हमने रिसीवेबल को इकट्ठा डेबिट कर दी है ना। अब अगर ये पता चलाना हो कि फैसल से कितने लेने हैं और जवाद से कितने लेने थे तो फिर मसला है। तो इसका मतलब है कि मुझे इनके अलग अलग अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। मैं बनाऊंगा, अभी वो मैं बना के दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं। इसी को कहते हैं प्राइम एंट्री। का मतलब क्या है? पहली एंट्री। तो जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सबसे पहले यहां रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल पढ़ा था ना हमने, वो भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री था, तो उसमें सबसे पहले उसमें रिकॉर्ड करेंगे।
किसी भी ट्रांजैक्शन का सबसे पहला ठिकाना क्या है? प्राइम एंट्री। ओके, सो रिसीवेबल का चूंकि एक ही अकाउंट बनाया है तो मसला है, लिहाजा मुझे अलग अलग अकाउंट बनाने होंगे। जवाद, सुहेल, फैसल, 3 अकाउंट नए बनाने होंगे। मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए एक अलहदा से जगह पे जाके ज़रा मैं फासला रख रहा हूँ, इसमें फासला पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जवाद, सुहेल, फैसल। अब मैं ये कहूंगा कि देखो रिसीवेबल 288 मिलियन से डेबिट हुआ है, लेकिन किस किस के अकाउंट में हुआ है? अलग अलग। सबसे पहले जवाद है, 10 मिलियन से डेबिट हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि समझाना ही है तो मैं एंट्रियाँ ज़रा कम कर देता हूँ इसमें से। ठीक है, मैं एंट्री जितनी कर देता हूँ। $74 मिलियन हो गया। ठीक है, कुछ एंट्रीज मैंने कम कर दी हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया, ताकि काम ज़रा कम करना पड़े। ओके, ओके, सो सबसे पहले ये जवाद है 10 मिलियन से, तो मैंने जवाद के अकाउंट को आके 10 मिलियन से डेबिट कर दिया। फिर क्या है, फिर 7 मिलियन से सुहेल है, सुहेल को अकाउंट को आके 7 मिलियन से डेबिट कर दिया। फिर 12 मिलियन से फैसल को डेबिट कर दिया। फिर 6 से जवाद है, फिर जवाद को आके डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद ये 10,500 से सुहेल है, तो सुहेल के अकाउंट को आके 10,500 से डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद 78-75 से फैसल है, तो फैसल का अकाउंट आके 78-75 से डेबिट कर दिया। फिर जवाद का अकाउंट आ गया ये 44-44 से, तो ये मैंने 44-44 से जवाद का अकाउंट कर दिया। और फिर सुहेल का अकाउंट है 15,750 से, ये डेबिट कर दिया। कॉमे लगा रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा। ओके, अब इन सब का टोटल करके देखते हैं, बैलेंस करके देखते हैं। इसका बैलेंस इधर निकलेगा ना, कितना बैलेंस निकलेगा? उतना ही जितना डेबिट साइड है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं ना। दिस माइनस माइनस इस साइड पे जो है, तो ये बैलेंस निकला है। ये इसका बैलेंस निकला है। ठीक है, इसी तरह ये इसका बैलेंस निकला है। ओके, अब अगर आप तीनों की बैलेंसेस को सम करें, यानी सम ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जवाद, सुहेल,
फैसल, तो जवाद का बैलेंस आ रहा है इतना, सुहेल का बैलेंस आ रहा है इतना, और फैसल का बैलेंस आ रहा है इतना, और इन सब को सम कर लूँ मैं तो टोटल वही आ गया, आना ही चाहिए था। और अब अगर मैं सिर्फ इस अकेले रिसीवेबल का बैलेंस कर दूं तो वो भी वही आएगा। तो ये 74,236 यहां से लमसम बता रहा है और यहां से अलग अलग भी बता रहा है, उसी 74,236 का ब्रेकअप भी अवेलेबल है। अब इस डे बुक के बनाने से मुझे फायदा क्या हुआ? नंबर 1, पहला फायदा तो ये हुआ कि सेल्स की एंट्रियां बार बार नहीं लिखनी पड़ी, एक ही दफा लिखी। है ना, सेल्स की एंट्रियां बार बार नहीं लिखनी पड़ी। वरना आप इमेजिन करें आपकी साल में या महीने में 10,000 मरतबा सेल हुई है तो 10,000 टाइम्स आ रहा होगा। आप किसी सुपर स्टोर पे शॉपिंग पे जाते हैं तो बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि वो एक ही चीज़ आपने ज़्यादा खरीदी थी लेकिन वो अलग अलग स्कैन कर रहा होता है और बिल में उसकी अलग अलग लाइनें आ रही होती है ना। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई लेट से शैम्पू लिया है तो और एक जैसे 3 शैम्पू ले लिए हैं तो उसने एक दफ़ा स्कैन कर देना है, फिर दूसरी दफ़ा स्कैन कर देना है, फिर तीसरी दफ़ा स्कैन कर देना है। तो सिस्टम ने बिल में 3 लाइनें दिखाई हैं, शैम्पू 1, शैम्पू 1, शैम्पू 1। वो यूँ भी कर सकता था कि वो एक दफ़ा स्कैन करता और वहाँ क्वांटिटी हाथ से 3 लिख देता कंप्यूटर पे, तो उसने यही करना था, एक को 3 से ज़रब करके तो आगे बिल बना देना था। लाइन कितनी आनी थी? लाइनें अब आई हैं 3। उसको फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ता क्योंकि उसको पता मैं तो बस इंज करके लगाई जाना है, बाकी तो आप ही करेगा ना। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? एक तो डेटाबेस में डाटा ज़्यादा हो गया है ना, अब सिस्टम को ज़्यादा डाटा हैंडल करना पड़ रहा है, और दूसरा प्रिंटिंग में सही भी ज़ाया हो रही है अब 3 लाइनें प्रिंट हो रही हैं, उसकी जगह 1 लाइन प्रिंट हो सकती थी कि नहीं। अब इमेजिन करें कि इस तरह महीने में 10,000 मरतबा सेल हुई है और ये बड़ी थोड़ी क्वांटिटी है। एक सुपर स्टोर पे दिन में हो जाती होगी 10,000 दफा सेल। भैया एक ट्रॉली में कुछ 40-50 चीज़ें तो पड़ी होती हैं कि नहीं पड़ी होती? वो एक 50 रुपए की चीज़ भी हो सकती है और वो 5,000 की भी हो सकती है, लेकिन एक ट्रॉली में 50 चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और दिन में सैकड़ों कस्टमर आ जाता है, तो एक दिन में 10,000 से ज़्यादा लाइनें वो जनरेट करता है बिल की। वो सारी लेजर में आती तो लेजर तवालत इख्तियार कर जाता और लेजर हज़ारों सफ़े में फैल जाता। अब क्या हो रहा है? वो डे बुक में जा रहा है, डे बुक बन रही है, डे बुक में सारी एंट्रियां लग रही हैं, डे बुक लंबी हो रही है, लेजर नहीं लंबा हो रहा, डे बुक लंबी हो रही है। डे का एंड आएगा, पूरा टोटल उठा के एक ही दफ़ा लेजर में फेंक देगा, क्योंकि उसकी रोज़ाना इतनी एंट्री है ना, वो महीने का इंतजार नहीं करेगा, वो रोज़ रात को लेजर में ट्रांसफ़र कर देगा। अब उसकी साल में 365 लाइनें हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदा होंगी। अदरवाइज़ अगर रोज़ाना 10,000 लाइनें पैदा हो रही हैं तो साल में 36,50,000 लाइनें पैदा हो रही हैं, तो आपके लेजर में 36,50,000 एंट्रियाँ आ रही होंगी। दैट विल बी मैसिव, है ना। आपने अपना लेजर छोटा कर लिया, इन्फॉर्मेशन ज़रा प्रेजेंटेबल हो गई और इन्फॉर्मेशन क्लासीफाई हो गई। किसी को सेल देखनी है तो सेल बुक में जाकर देख लो, वहाँ पड़ी है, हर चीज़ नज़र आ रही है, देख लो। अच्छा, एक तो ये बचत हो गई। दूसरी क्या बचत हुई? दूसरी बचत ये हुई कि आपने अलहदा रिसीवेबल तो बनाए, लेकिन साथ ही आप इस लायक भी हो गए कि आप एक लमसम रिसीवेबल अकाउंट भी बनाने लायक हो गए। अब आप अगर किसी भी टाइम आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने लोगों से कुल कितने पैसे लेने हैं तो यहां से आगे देख लें भाई। अगर आपका 400 कस्टमर है, मैं कहता हूं यार जरा बताओ हमने लोगों से कितने पैसे लेने हैं। अगर तो आपने ये वाला लेजर नहीं बनाया हुआ, सिर्फ ये इस तरह के 400 अलग अलग लेजर बनाए हुए हैं, बताएं कितने पैसे लेने लोगों से, क्या करेंगे? 400 की लिस्ट बनाएंगे, उसका टोटल करके कहेंगे इतने लेने हैं। अब आप क्या करेंगे? अब उसका बैलेंस बता देंगे, आप कहेंगे इतने लेने। तो इन्फॉर्मेशन क्विक हो गई है, ठीक है। तो डे बुक फिर आपको लीड करता है कि आप इस तरह की अपने सिस्टम में चीजें बना सकते हैं, ठीक है।
अब अगर आपको सिर्फ डे बुक बनाने को कहा जाए तो भाई सिर्फ इतनी सी बात हो रही है, लेफ्ट साइड पे बना हुआ टेबल, दैट्स इट। यानी अगर मैं आपको डाटा दे के कहूं सेल्स की डे बुक बना दो तो आपने बस ये बनाना है, लेकिन अगर मैं कहूं इसके लेजर भी बना दो फिर आपने ये बनाना है। क्लियर? ये जो मैंने काम किया है, एक लमसम रिसीवेबल का अकाउंट खोल दी है, ये मैं ना भी करता तो काम हो जाना था। यानी अगर मैं ये ना बनाता और बस ये नीचे जो इंडिविजुअल अकाउंट बने हुए बस ये बना लेता तो भी ठीक था। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आपने ये दोनों तरह की चीजें बना ली हैं तो अब आपके पास इकट्ठा रिजल्ट भी अवेलेबल है और स्प्लिट रिजल्ट भी अवेलेबल है। अब जब वो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहां पे जो डेटर्स लिखेंगे रिसीवेबल, वो कौन सा लिखेंगे? कटे वाला। ट्रायल बैलेंस भी छोटा हो गया, एक लाइन आएगी रिसीवेबल। अभी आपने कल परसों ट्रायल बनाया था, उसमें क्या किया आपने? हर पार्टी को अलग अलग लिखा। इमेजिन 400 कस्टमर्स, ट्रायल में 400 नाम आ रहे हैं। अब वहां क्या लिखेंगे? एक नाम, टोटल रिसीवेबल। किसी को तफसील देखनी है, अवेलेबल है अपने को, वो तो देख लो, हर चीज अवेलेबल देख ले। लेकिन ये क्या हो रहा है? बेसिकली इंफॉर्मेशन जब किसी के आगे रखी जाती है तो उसके आगे इतनी लेंथ नहीं रख दी जाती कि उसको समझ ना आए कि यार की देता मैंने। आप सोचें कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरी कंपनी ने पिछले महीने में क्या की है, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, और आप उसके नतीजे में मेरे आगे एक 150 सफ़े की किताब रख दें तो बड़ा मुश्किल बात है। मुझे तो एक सफ़े में चाहिए, मुझे तो समरी बताओ क्या हुआ है। तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन पूरी भी होनी चाहिए और मुख्तसर भी होनी चाहिए। तो और अगर किसी को तफसील चाहिए तो तफसील भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो हर चीज़ अवेलेबल है। तो किसी को मुख्तसर चाहिए, मुख्तसर देख लो, किसी को तफसील चाहिए, तफसील देख लो। हर तरह से चीज़ तैयार पड़ी हुई है। एक सिस्टम है कि हम एंट्रियाँ इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये जो अकाउंट मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है इस वक्त, इस तरह के अकाउंट को कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। ऐसा अकाउंट जो बहुत सारे अकाउंट्स की समरी हो, कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। देखें ना, ये जो एक अकाउंट है ये असल में बहुत सारे रिसीवेबल्स के अकाउंट की लमसम समरी है। तो ये क्या कहलाएगा? कंट्रोल अकाउंट कहलाएगा। और वो जो नीचे हैं अलग अलग अकाउंट्स हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो इंडिविजुअल अकाउंट कहलाएंगे। ये जवाद का अकाउंट क्या है? ये एक इंडिविजुअल अकाउंट है। और ये ऊपर वाला ये वाला अकाउंट क्या है? ये एक कंट्रोल अकाउंट है। कंट्रोल अकाउंट सिर्फ रिसीवेबल के नहीं, किसी भी चीज के बन सकते हैं। हर वो अकाउंट जो बहुत सारे अकाउंट्स की समरी हो वो कंट्रोल अकाउंट होता है। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ियों का अकाउंट खोलना है। कंपनी गाड़ियां खरीदती है अपने एम्प्लॉइज के लिए। अब उस कंपनी का फर्ज करें कि 5000 एम्प्लॉई है, उसमें से उसने लेट से 400 एम्प्लॉइज के लिए गाड़ियां खरीदनी है, खरीद ली। अब क्या करेंगे? 400 की 400 गाड़ियां एक अकाउंट में डाल देंगे। डाल भी सकते हैं, लेकिन बाद में खजल भी होंगे। बाद में अगर चेक करना हो कि फलानी गाड़ी की क्या कॉस्ट थी तो कैसे पता लगेगी? वो तो 400 गाड़ियां एक ही लेजर में मिक्स हो गई हैं। अगर मैं कहूँ यार वो जो फलाने एम्प्लॉई की LEB 1276 ली थी वो कितने की ली थी, तो नहीं मिलेगी। फिर तो ढूंढूंगा, वो 400 एंट्रियों में ढूंढूंगा कि ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली केड़ी थी। अब क्या करूंगा मैं? 400 गाड़ियों का अलग अलग टी अकाउंट खोल दूंगा। हर गाड़ी का कोई नंबर होगा ना, उस नंबर से टी अकाउंट खोल दूंगा। व्हीकल नंबर 7276, व्हीकल नंबर 1236, व्हीकल नंबर 1399 नंबर से अकाउंट खोल दूंगा। हर व्हीकल की एंट्री उसके अपने अकाउंट में जाएगी। कल को कोई एक गाड़ी उसमें से बिकेगी तो मुझे पता है वो कितने की थी, उस कितने का क्या करना है, मुझे पता है। हर चीज अलग अलग नजर आ रही है। लेकिन अब मैं आपसे ये भी जान लेता हूँ कि यार टोटल गाड़ियां कितने की हैं, तो फिर वही गल 400 गाड़ियों को टोटल करूंगा बैठ के। तो उसके ऊपर एक कंट्रोल अकाउंट ऐसा ही जो उन 400 अकाउंट की लमसम अमाउंट दिखा रहा होगा, समरी, कंट्रोल अकाउंट। सो कंट्रोल अकाउंट हर उस अकाउंट को कहते हैं, हर वो अकाउंट कंट्रोल अकाउंट है जो कि समरी अकाउंट हो मुख्तलिफ अकाउंट्स की, बहुत सारे अकाउंट्स की। ठीक है, दुनिया में पॉपुलरली कंट्रोल अकाउंट इस्तेमाल होते हैं, बहुत कॉमन इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये बहरहाल आपकी चॉइस है। अगर आप ये कंट्रोल अकाउंट ना बनाते
यानी अगर आप ये ना बनाते तो अकाउंटिंग तो फिर भी कंप्लीट है। इधर से सेल्स अकाउंट में लमसम चली जाती, सेल्स अकाउंट में एंट्री इकट्ठी चली जाती और रिसीवेबल अकाउंट में अलग अलग चली जाती, बस डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया। लेकिन हमने दरमियान में लमसम सेल के साथ एक लमसम रिसीवेबल अकाउंट भी रख लिया, तो उससे हमें फायदा हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये है सेल्स डे बुक, बिल्कुल ऐसे ही परचेज डे बुक होती है, बस फर्क क्या है, वहां कस्टमर नहीं सप्लायर होगा, वहां सेल्स क्रेडिट नहीं परचेज डेबिट होगी, वहां रिसीवेबल नहीं पेएबल होगा, वहां बैलेंस डेबिट नहीं होना, तो यही कुछ ही, यही प्रोसेस है जो रिपीट होना है। मैं इसी की परचेज डे बुक बना देता हूं आपको। नहीं, वो बहुत सारे अकाउंट की समरी नहीं है ना, सेल्स के बहुत सारे अकाउंट है, नहीं सेल्स का तो एक ही अकाउंट है, वो कस्टमर हैं बहुत सारे, सेल्स का तो एक ही अकाउंट है ना, सेल्स। आप मुझे बताएं, इससे पहले आपने जब सवाल किए हैं तो बहुत सारी सेल होती थी, कितने अकाउंट्स में डालते थे आप उसे? एक ही में डालते थे। लेकिन रिसीवेबल कितने बनाते थे? लहदा, उसका मैंने इकट्ठा एक अकाउंट बना दिया है, तो कंट्रोल अकाउंट। सेल्स का तो पहले भी एक ही अकाउंट था, उसके तो दो अकाउंट थे ही नहीं। किसी के 2, 3, 5, 10 अकाउंट होंगे तो उसका एक समरी अकाउंट बनेगा ना, जिसका अकाउंट ही एक है उसका क्या समरी अकाउंट? हाँ, एक सूरत में सेल्स का कंट्रोल अकाउंट बन सकता है। फर्ज करें आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उनके अलग अलग सेल्स के अकाउंट बना रहे हैं। मसलन आपका एक सुपर स्टोर है, उसके अंदर आप फैब्रिक भी बेचते हैं, उसके अंदर आप परफ्यूम्स भी बेचते हैं, उसके अंदर आप हाउस होल्ड ग्रोसरी भी बेचते हैं। आप कहते हैं यार ग्रोसरी का मैं अलग सेल अकाउंट बनाऊंगा, फैब्रिक का मैं अलग सेल अकाउंट बनाऊंगा, और इसी तरह परफ्यूम्स का अलग सेल अकाउंट बनाऊंगा, और हर चीज़ का अलग सेल अकाउंट बनाऊंगा। इसका मतलब है कपड़ा बिकेगा तो एंट्री डलेगी कैश डेबिट फैब्रिक सेल क्रेडिट, परफ्यूम बिकेगा तो एंट्री डलेगी कैश डेबिट परफ्यूम सेल क्रेडिट, है ना। अब सेल के अकाउंट अलग अलग हैं, आपने इसके ऊपर एक कंट्रोल अकाउंट खोल दिया, सेल्स कंट्रोल अकाउंट के सारी सेल इकट्ठी करके एक अकाउंट में डाल दी, वो है कंट्रोल अकाउंट। ये कंट्रोल अकाउंट नहीं है क्योंकि यहाँ अकाउंट ही एक था। किसके? नहीं, टोटल, बस टोटल। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? मैं इसके आगे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं इसके आगे लिखूंगा एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, तो सेल क्रेडिट की है, किससे की है? रिसीवेबल से, आगे रिसीवेबल लिख दिया। इसी तरह यहां लिख दूंगा सेल्स, यहां क्या लिखूंगा? सेल्स, यहां तो सेल ही है ना रिसीवेबल के आगे, तो ठीक है। अब मैं आ जाता हूं परचेज डे बुक पे। अब फर्ज करें कि ये परचेज डे बुक है, ये हमने इसलिए बनाया कि देखें तो सही दोनों टैली भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भाई जो मेरा लिस्ट ऑफ, जो मेरे इंडिविजुअल अकाउंट्स का टोटल है और जो मेरे कंट्रोल अकाउंट का टोटल है, वो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है कि नहीं? इसलिए लिस्ट बना के देखी कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ना आ रहा होता तो हमें पता लग जाता कहीं गड़बड़ हो गई है, या लिस्ट बनाते हुए या इंडिविजुअल बनाते हुए गड़बड़ हो गई है, या कंट्रोल कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, तो इसको ठीक करता मैं। नहीं, लेकिन असल में इसको बनाने का मकसद ये जानना नहीं है कि टोटल रिसीवेबल कितने हैं। इसको बनाने का मकसद ये है कि क्या इंडिविजुअल और टोटल आपस में बराबर भी है कि नहीं है। यहाँ बैलेंस कितना है? 74,236। इसका टोटल कितना है? ठीक है, टैली है। अगर ये टैली ना होता तो इसका मतलब है या मेरा इंडिविजुअल गलत है या मेरा टोटल गलत है, कहीं गड़बड़ हुई है, तो इसको ठीक करता है। ठीक है, ओके। अब हम बना रहे हैं परचेजेस डे बुक।
यहाँ आप कस्टमर में जवाद की जगह लेट से बशीर कर देता हूँ, सुहेल की जगह अरशद कर देता हूँ, फैसल की जगह घुमन कर देता हूँ। हाँ जी, ओके। इनवाइस नंबर 12/18/1901, 3409, 1310, कोई पता नहीं, कोई नंबर होंगे। ठीक है, इस तरह जो इनवाइस नंबर है वो लिख दूंगा और जो अमाउंट होंगी वो लिख दूंगा। ओके, ये मैंने ऐसी फर्जी रकमें बदल दी तो ये हो गया 148 मिलियन। अब ये सेल्स अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट, और ये डेबिट होगा। इसके आगे क्या लिखूंगा, पेएबल। और इसी तरह ये जो रिसीवेबल था ये पेएबल हो जाएगा। अब पोस्टिंग कैसे होगी, टोटल उठाऊंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंट्रोल पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। और इंडिविजुअली जाके मैं डाल दूंगा। अब बशीर अकाउंट 20 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा, पेएबल है ना, 20 मिलियन से। इस तरह बशीर दोबारा भी आया था, ये फिर बशीर आया था 8/8 से, ये, और यहाँ बैलेंस आ जाएगा। तो इसका 42 मिलियन का बैलेंस आ गया। ओके, इसी तरह अगला है अरशद, फिर है अरशद, और फिर है अरशद, और इसका बैलेंस आ गया। इसका बैलेंस आ गया। और अब लिस्ट ऑफ बैलेंस बना लेते हैं। टोटल आ गया वो 148 और 148। परचेज बुक और उसके लेजर्स बन गए। इसी तरह परचेजेस की रिटर्न डे बुक बन जाएगी, उसमें भी पार्टी का नाम लिखेंगे
और अमाउंट लिख देंगे और आगे लेजर में पोस्ट कर देंगे। इसी तरह सेल्स की रिटर्न डे बुक बन जाएगी। तो द प्रोसेस इज सेम विच इज बीइंग रिपीटेड एवरी टाइम। सेल्स डे बुक, परचेज दिस डे बुक, यहाँ पे सप्लायर आ जाएगा। ठीक है। जब आप परचेजेस की रिटर्न डे बुक बनाएंगे या सेल्स की रिटर्न डे बुक बनाएंगे तो फर्क क्या होगा? ऐसे ही बस नाम लिखेंगे, पैसे लिख देंगे, लेकिन लेजर में एंट्रियां उलट जाएंगी, क्योंकि परचेज रिटर्न हो रही है ना। परचेज में अगर परचेजेस टू पेएबल हुआ था तो रिटर्न में पेएबल टू परचेज रिटर्न हो रहा होगा। इसी तरह सेल्स में अगर रिसीवेबल टू सेल्स हुआ था तो वो सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल हो जाएगा, एंट्रियां उलट जाएंगी। तो इन चारों डे बुक्स को इस तरीके से बना के आगे लेजर बना लिए जाएंगे। ठीक है। आखिरी नुक्ता जो मुझे आपको बताना है, वो है कैश बुक। कैश बुक में ये मुमकिन है कि मल्टीपल कॉलम्स बना लें। रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, ये इसकी रिसीट साइड है और ये हम इधर पेमेंट साइड बना लें। और जैसे यहाँ 3 कॉलम्स बने हैं ऐसे ही यहाँ 3 कॉलम बना लें। ठीक है। और ये इसकी पेमेंट साइड है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा जूम छोटा कर देता हूँ ताकि ये आपके सामने रिसीट एंड पेमेंट साइड आ गई। कि लेफ्ट इज द रिसीट साइड विच इज डेबिट साइड, पैसे आए तो डेबिट होते हैं ना, और पे हो तो। अब हमने क्या करना है कि पैसों को उनकी नौयत के एतबार से इन कॉलम्स में बांट देना है। आमतौर पे एक सादा कैश बुक में, जैसे कि ये कैश बुक आपके सामने नजर आ रही है आपको, इस तरह की कैश बुक को 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखें ये 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम। इसी तरह इधर भी 3 कॉलम है ना। ये सिंगल कॉलम भी हो सकता है, यानी
ये क्या है? ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। और ये 2 कॉलम कैश बुक है। और ये 3 कॉलम कैश बुक है। So the number of columns may decide the name of the cash book. But ये 3 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम है क्या? अगर आप एक सिंपल कैश बुक बना रहे हैं, यानी आप कहते हैं कि भाई बस मैंने रिसीट रिकॉर्ड करनी है, पेमेंट रिकॉर्ड करनी है कैश की, दैट्स इट, तो आप लिख लेंगे। आप मसलन आप कहेंगे जी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए का, मुझे सेल से पैसे आए हैं 85,000 के, मैंने परचेजेस की पेमेंट की है 60,000 की, मैंने रेंट पे किया है 10,000 का, मैंने सैलरीज पे की हैं 15,000 की, दैट्स इट, और मेरा फिर बैलेंस निकल आया। बैलेंस कैसे निकालूंगा? दोनों साइड का टोटल करूंगा। $85,000, जबकि इधर कितना है? इधर का टोटल 85,000 तो नहीं है। नहीं यार, अच्छा इधर का टोटल भी तो हाथ से 85,000 ही है। नहीं, ये एक 85 है और ये सिर्फ 85 है। तो चले मैं इसको थोड़ा बदल लेता हूँ, इसको 85 की जगह में 95,000 कर देता हूँ, तो 1,95,000 है। तो जबकि यहाँ पे 85,000 है, तो कितना बैलेंस निकलेगा? 1 लाख, तो टैली हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये बैलेंस निकला है। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। मैंने कहा नहीं, मैं तो कैश की एंट्रियां भी इसी में लिखूंगा और बैंक की एंट्रियां भी इसी में लिखूंगा। तो हमने कहा अच्छा चलो इसमें 1 कॉलम का इजाफा कर लेते हैं। एक कैश का कॉलम बन गया, एक बैंक का कॉलम बन गया। अब जब पैसे कैश में रिसीव होंगे तो कैश के कॉलम में लिखूंगा, बैंक में रिसीव होंगे तो बैंक के कॉलम में लिख दूंगा। कैश में से पे होंगे तो कैश के कॉलम में लिख दूंगा, बैंक में से पे होंगे तो बैंक में लिख दूंगा। फिर मेरे पास एक और मामला आ गया। और मामला ये आया कि जब हम किसी कस्टमर से पैसों का लेन देन करते हैं या किसी सप्लायर से पैसों का लेन देन करते हैं तो उसके साथ डिस्काउंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहाँ जाके लिखे हैं? उन्होंने कहा उसका भी कॉलम बना देते हैं इसी में। जाहिर है डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड की नोयत के एतबार से ये डेबिट जो है ये अलाउड है और ये क्रेडिट जो है वो रिसीव्ड है। क्यों भला? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, उसको डेबिट पे आना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, उसे क्रेडिट पे आना चाहिए। ये रिसीव से मुराद पैसे रिसीव नहीं हुए, पैसे तो पे करते हैं तो डिस्काउंट आता है ना। अब आपने एक कस्टमर है, उससे 50,000 लिया है और 5,000 डिस्काउंट कर दिए, तो अब आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कस्टमर का नाम लिखेंगे, 50,000 कैश में लिखेंगे और 5,000 उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इसी तरह एक सप्लायर है, उसको आपने पेमेंट की है लेट से 48,000 की और 2,000 डिस्काउंट ले लिया। अब 48,000 कैश या बैंक जिधर पेमेंट की वहां लिखेंगे और 2,000 का डिस्काउंट लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन वही पूरी नजर आ जाएगी, यार 48,000 दिया ना, 2,000 डिस्काउंट भी लिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसका टोटल किया देते हैं, इसका भी टोटल करेंगे। बैलेंस नहीं करना इसे, यहाँ 50,000 है और यहाँ कितना है? 48,000 है। इत्तेफाक से जरा मैच करें, मैं जरा नंबर बदलना चाह रहा हूँ ऐसी, ये ले।
ठीक है, यहाँ 48 है, तो बैलेंस कितना है? 53,000 आया, 48 निकल गया, बचा कितना? तो यहाँ मैंने बैलेंस ले लिया 5,000। अच्छा, अब आ गया डिस्काउंट का कॉलम, इसका भी टोटल करेंगे। इसको बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये दो अलग अलग डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट अलाउड है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनको बैलेंस नहीं करेंगे। क्यों बैलेंस नहीं करना? क्योंकि दोनों की नौयत अलग अलग है। कैश को मैंने बैलेंस किया क्योंकि ये डेबिट भी कैश है, क्रेडिट भी कैश है, मैंने कहा बैलेंस निकालो इसका। बैंक को मैंने बैलेंस किया, डेबिट भी बैंक है, क्रेडिट भी बैंक है। डिस्काउंट को नहीं किया क्योंकि डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिफरेंट लेजर में जाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड ने किसी और लेजर में जाना है, बैलेंस तो होना ही नहीं उसने, उसका तो नेट निकलना ही नहीं, इसलिए। और यहां से आगे फिर क्या होगा? वही लेजर्स बनेंगे और बिल्कुल वैसे जैसे पोस्टिंग होती थी होगी। मसलन सबसे पहले ये सेल्स 95,000 बैंक में आई है, इसकी क्या एंट्री पोस्ट होगी? सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा। उसके बाद 53,000 कैश में आया, 5,000 डिस्काउंट हुआ है, कैश डेबिट होगा 53,000 से, ये कैश का लेजर डेबिट कर दूंगा 53,000 से, डिस्काउंट का लेजर डेबिट कर दूंगा 5,000 से, और कस्टमर का लेजर जाके क्रेडिट कर दूंगा 58,000 रुपये से। इधर आ जाए, 60,000 की गुड्स परचेज की है, परचेजेस को डेबिट कर दूंगा लेजर में जाके और बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। इसी तरह रेंट 10,000 से डेबिट हुआ है, रेंट के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। इस तरह सैलरीज के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, बैंक क्रेडिट कर दूंगा। इस तरह 48,000 की पेमेंट की है सप्लायर को, सप्लायर डेबिट कर दूंगा, कैश क्रेडिट कर दूंगा और डिस्काउंट भी क्रेडिट कर दूंगा। कैश 48,000 से, 2,000 से डिस्काउंट, सप्लायर डेबिट 50,000 से, एंट्री पोस्ट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ द डे बुक एनवायरमेंट वर्क्स। दिस इज कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, जनरल जर्नल भी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, बस फर्क क्या है, ये स्पेशलाइज्ड हैं, इसमें अलग अलग बना रहे हैं। अच्छा, क्या अभी भी जनरल जर्नल बनाने की जरूरत है हमें? है? जर्नल अभी भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन भी तो आ ही सकती है ना जो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल ना कर रही हो। मसलन आपने मशीन खरीदी है, किधर एंट्री डालेंगे? कैश बुक में। पेमेंट नहीं हुई, कैश में खरीदी, मशीन खरीदी है, कैश में खरीदी है, क्या एंट्री होगी? मशीन डेबिट, तो कैश बुक में जाएगी ना। आपने मशीन खरीदी है उधार पे, ये कहां जाएगी? क्योंकि उधार पे खरीदी है, कैश बुक में तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये परचेजेस तो है नहीं आपकी, आपका कारोबार तो नहीं है मशीन का, आपका कारोबार तो है लेट से फ्रूट का। तो ये मशीन जो है, जूसर मशीन, इसका आप क्या करेंगे? ये परचेजेस डे बुक में नहीं जा सकती, ये कहां जाएगी? जर्नल में। जर्नल में जाके लिखेंगे, वैसे ही वो जो डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट था वहां लिखेंगे मशीन डेबिट पेएबल क्रेडिट। सो जो क्रेडिट की सेल्स हैं वो सेल्स डे बुक में जाएंगी, क्रेडिट की परचेजेस परचेज डे बुक में जाएगी, सेल्स रिटर्न क्रेडिट वाली सेल्स रिटर्न डे बुक में जाएगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न डे बुक में जाएगी, कैश की रिसीट पेमेंट कैश बुक में चली जाएगी, पैटी कैश में चला जाएगा। और अगर कोई चीज ऐसी आ गई जो इनमें से कहीं भी नहीं फिट हो रही, जनरल जर्नल में जाएगी। ठीक है, आखिरी बात, पैटी कैश।
पैटी कैश बुक में ये इसकी रिसीट साइड है, ये इसकी पेमेंट साइड है। अब देखिए पेमेंट साइड जरा ज़्यादा बड़ी है। पैटी कैश भी असल में एक आम कैश बुक ही होती है, रिसीट पेमेंट। फर्क ये है कि पैटी कैश में से सिर्फ वो पेमेंटें ली जाएंगी जो पैटी नोयत की होंगी। पैटी मीन्स छोटी, मामूली, कदरन कम अमाउंट की। जब आप सेल परचेज करते हैं तो ये एक मेजर रिसीट पेमेंट होती है। बड़े बड़े खर्चे देते हैं, सैलरियां देते हैं, ये बड़ी पेमेंट्स होती हैं। कुछ आपके डे टू डे नोयत के खर्चों की चीज़ें होती हैं जो आप बैंक से या मेन कैश में से नहीं दे पाते। मिसाल के तौर पे टूटी खराब हो गई है, प्लम्बर बुला लिया। ऑफिस में कोई टूटी खराब हो गई है, प्लम्बर बुला लिया, वो आया, उसने अगर ठीक किया, अगर दे 800 रुपया, उसको चेक तो नहीं लिख के दे सकते, उसको नकद ही पैसे देने, तो कहाँ से देंगे? पैटी कैश से दे देंगे। कोई कस्टमर आ गया, कोई बंदा आ गया ऑफिस में, उन्होंने कहा जी लंच का टाइम है, इनके लिए लंच मंगवाएं। XYZ कुछ मंगवा लिया, 2-3 हज़ार रुपये का बिल आ गया। अब जिसको आपने भेजा कि जा ले आ, खाना ले आ, वो चलो अपनी जेब से ले आया, वापस आ गया पैसे दो पैटी कैश में से दिलाएंगे। उसको लिए चेक तो नहीं लिखेंगे कि ये चेक ले जाता रेस्टोरेंट तो खाना ले आया, वो तो नगद पैसे मांगेगा। आपने ऑफिस से किसी बंदे को कहा यार इस तरह करो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमने फलाने बंदे को ना पिंडी में डिलीवर करने हैं, तुम सुबह की डेपो पे निकल जाओ, तो कागज़ दे के शाम को वापस आ जाना। अब उसने डेपो की टिकटें खरीदनी है, वहाँ जाके कोई लोकल ट्रांसपोर्ट टैक्सी वगैरह लेनी है, कैब शैब करनी है, दरम्यान में उसने रोटी खानी है, रात को वापस आना है, फिर वापस आके डेपो से घर जाने का कोई कैब शैब करनी है। ये सारे पैसे नकद लगेंगे, कहाँ से लगेंगे? चेक तो नहीं दे सकते तो वो क्या करेगा? वो अपनी जेब से अगर खर्च कर भी आएगा तो वापस आके सारे बिल इकट्ठे करेगा, ऊपर एक समरी बनाएगा और कहेगा जनाब ये मैं हो आया हूँ वहाँ से, 5000 रुपये दे दो। ठीक है, तो पैटी कैश असल में वो डे टू डे होने वाले कारोबार के खर्चे हैं जो आप आमतौर पे बैंक से पे नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसकी नौयत ऐसी है कि वो बैंक से पे नहीं हो सकते। और आपके ऑफिस में अगर 250 एम्प्लॉई बैठा काम कर रहा है तो 250 बिल है किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है। हर बंदे को ऑफिस का कोई ना कोई काम असाइन है ना, किसी को ऑफिस से बाहर का काम है, किसी को ऑफिस के अंदर काम है। तो मोस्टली वो लोग जो ऑफिस से बाहर निकलेंगे वो कोई ना कोई बिल डालेंगे वापस आके। वो ऑफिस के काम से अगर 2 किलोमीटर परे भी गया है तो किसी चीज पे जाएगा ना। इवन अगर अपनी बाइक पे भी जाएगा तो कहेगा जनाब पेट्रोल कौन देगा, मैं ताड़े कंपनी से कम वास्ते गया सी तो पेट्रोल दो। आज मैंने भले वो 50 रुपये का ही हो, कहेगा जी पेट्रोल दो, कंपनी से कम वास्ते गया सी। ठीक है, तो इस तरह से उसके बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। ये अब 250 बंदा अगर ये खर्चा कर रहा है तो उसके लिए आप फिर एक अलहदा से कैशियर नॉमिनेट कर देते हैं कि ये पैटी कैशियर है, इसके पास मसलन उसको क्या करेंगे, उसको लाख रुपए दे देंगे, उसको तू लाख रुपए रख अपने पास, ये तेरे बिल आएंगे तेरे पास, तू देता रही, बिल चेक करके देखिए उसमें साइन है कि नहीं है। मतलब किसी बंदे को ऑथराइज किया होगा ना कि ये बंदा साइन करेगा तो तुम्हें पैसे देने, वरना पैसे नहीं देने। ऐसे तो फिर लोग पैसे ले जाएंगे उससे, तो उसको कह दिया भाई फलां बंदा साइन करेगा तो तूने पैसे देने वरना नहीं देने। तो अब अगर कोई बंदा आया जनाब मैं कंपनी से काम तो इस्लामाबाद गया सी, मैंने 5000 दे दो, कहेगा फलाने तो साइन करा के लिया। वो फलाना बंदा जो भी सुपीरियर बंदा होगा वो देखेगा, अगर उसको वो कहेगा हाँ मैं नहीं भेजा था इसको काम पे और टिकटें शिकटें लगी हुई हैं, वो कहेगा अच्छा चल ठीक दे दो पैसे। अब कैशियर उसको पैसे दे देगा, रिकॉर्ड कर लेगा। अब अगर रोजाना 40-50 लोग भी अपने बिल दे रहे हो तो उसकी हो सकता है रोज 30-35 हज़ार रुपया वो खर्च रहा होगा। तो हमने कहा अच्छा यार ऑन एवरेज तुम्हारा हफ्ते में ना लाख रुपया लग जाता है, ये लो तुम लाख रुपया इकट्ठा लेके रख लो, हफ्ते बाद हिसाब कर लेंगे फिर और पैसे ले लेना। इसको कहते हैं इम्प्रेस्ड। ये जो फंड हमने उसको दे दिया ना लाख रुपए का, ये इम्प्रेस्ड कहलाता है। तो हमने उसको लाख रुपए का इम्प्रेस्ड दे दिया है कि ये ले तू लाख रुपए रख।
अगले सोमवार को मुझे बिल चेक करा दी। अच्छा, अब पूरा हफ्ता वो लोगों को पेमेंटें कर रहा है। लेट से उसने इस हफ्ते में 92,000 की पेमेंटें कर दी, 8,000 उसके पास अभी भी है। मंडे सुबह उसने आके मुझे सारे बिल चेक कराए, मैंने देखा कि भाई सही पेमेंटें दे रहा है ना, ये तो ना हो कि बगैर साइनों की पेमेंट दे रहा है, ये खुद खा रहा है बीच में से। तो मैंने उसको चेक किया, ओके किया, साइन किया और एक चेक बनाया 92,000 रुपये का। तो ये ले जाके बैंक से 92,000 निकलवा ले। अब 8 उसके पास पहले से है, 92 उसने खर्च किया था ना, 92 का ही उसको चेक दे दिया। वो साथ बैंक गया, एक ही दफा 92,000 निकाल के ले आया। अब उसका फिर लाख हो गया, फंड पूरा हो गया उसका लाख। अब फिर पूरा हफ्ता चलता रहेगा। मंडे को फिर चेक कराया, 81,390 रुपये खर्च हो गए। फिर मैंने चेक किया, फिर उसको 81,390 का चेक दे दिया। उसने कैश एक ही दफा निकलवाया और अपने सेफ में रख लिया। अब उसका फिर लाख रुपये पूरा हो गया। सो उसका ये इंप्रेस चलता रहेगा बार बार। दिस इज कॉल्ड पैटी कैश एंड द कैश बुक इज कॉल्ड पैटी कैश बुक। है ये वही कैश बुक, रिसीट पेमेंट, बस इसमें रिसीट हफ्ते में एक दफा आती होगी, वो जो हिसाब कराया और फिर लेगी पैसे, और पेमेंट सारा हफ्ता चलती रहती होगी। अच्छा, क्या ये हफ्ते हफ्ते बाद ही होना चाहिए? आप रोज कर लें, आप महीने बाद कर लें, आप 2 हफ्ते बाद कर लें, आप 10 दिन बाद कर लें। आपने फिक्स करना है कि यार ये तुझे मैंने ना ये 10 दिन के इकट्ठे पैसे दे दिए, तू खर्च। अगर 10 दिन से पहले खत्म हो रहे होंगे तो मुझे आगे बता दें, मैं और दे दूंगा पैसे। भाई कभी ज्यादा भी तो खर्च हो ही जाते हैं ना। एवरेज है कि हफ्ते में लाख रुपया खर्च होता है, इस दफा को बिल ज्यादा आ गए, और चौथा दिन ही खत्म होने वाले, वो फौरन आ जाएगा, जनाब ये 4 दिन में खत्म हो रहे हैं, लो बिल चेक कर लो, तो मैंने अगला वो दो। ठीक है, तो हम कर देंगे। अब फिर मैंने ये बहुत सारे कॉलम क्यों बनाए हैं? बहुत सारे कॉलम इसलिए बनाए हैं कि अगर वो चाहे तो सादा कैश बुक की जगह जरा डिटेल्ड कैश बुक बना ले। भाई सिर्फ रिसीट पेमेंट के 2 कॉलम नहीं बना रहा मैं पेमेंट के मल्टीपल कॉलम बना रहा हूं, हर एक्सपेंस का अलग कॉलम, ताकि मैं महीने बाद या हफ्ते बाद जब चेक करूं तो मुझसे पूछूं, अच्छा ये बता तूने इस हफ्ते में 2.5 लाख रुपए खर्च किया है, किधर किया है? वो कहेगा जनाब पहला कॉलम मसलन फ्यूल के बिल दिए, उसका टोटल 90,280 रुपए। दूसरा कॉलम फर्ज करें जो कस्टमर वगैरह है उनको खाना खाना खिलाया, एंटरटेनमेंट, 1,32,442 रुपए। तीसरा कॉलम ट्रैवलिंग, वो जो लोगों को इधर उधर भेजा उनके पैसे, उसका टोटल। चौथा कॉलम स्टेशनरी खरीदी, उसके। अब कई मरतबा ये पैसे दिए हैं लेकिन नीचे टोटल आ रहा है। तो मैं उससे पूछूंगा यार ये जो तू इस हफ्ते में 4.5 लाख रुपए खर्च किया किधर किया है? वो कहेगा जनाब 90,000 रुपये फ्यूल दिया है, 1,32,000 रुपये का वो खाना शाना खाया है, जो भी कस्टमर जो भी आया आपने सर्विस आपके कहने पर कराया है, 83,000 रुपये की जनाब ट्रैवलिंग हुई है, 32,000 रुपये की स्टेशनरी आई, उसके पास समरी अवेलेबल है। इसी तो इस तरह ये जो अलग अलग कॉलम्स हैं ये असल में अलग अलग एक्सपेंसेस के हेड्स हैं। इस तरह की कैश बुक को, पैटी कैश बुक को एनालिटिकल पैटी कैश बुक कहते हैं। एनालिटिकल पैटी कैश बुक। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग बन जाते हैं और हम बैलेंस करके चलते रहते हैं। तो ये इसको पैटी कैश बुक कहा जाता है। मैं इसकी भी ट्रांजैक्शन थोड़ी सी सैंपल डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए।
इस तरह से आप बिल लिखते जाएंगे और उनको रेलेवेंट हेड में डालते जाएंगे। मसलन ट्रैवलिंग का कोई बिल दिया आपने 3400 रुपये का, फ्यूल का किसी का बिल दिया आपने 1200 रुपये का, फूड का कोई आपने बिल दिया 4000 रुपये का, फिर कोई चाय कोई मंगवाई, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी मंगवाई आपने 400 का बिल दे दिया उसका लेट से, कोई प्रिंटिंग कराई आपने, लेटर हेड प्रिंट करा लिए, उसके लिए आपने 5000 दे दिया। इस तरह से अलग अलग, तो अब आपके पास अलग अलग टोटल अवेलेबल है, तो नीचे खुलता जाएगा। मैंने तो एक एक डाली है ना, 100 भी हो सकती है। बेसिकली कॉलम अलहदा बनाया ही उनका जाता है जिसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन आ रही हो, जिसकी महीने में ट्रांजैक्शन ही एक दफा आई है, उसके लिए आमतौर पे हम क्या करते हैं, एक कॉलम खोल रखते हैं, उसका नाम रख देते हैं अदर्स। नॉट एवरीथिंग कैन बी सेपरेट कॉलम ना, कोई चीज अब महीने में एक आध दफा होती है तो उसका मैं अलहदा कॉलम नहीं बनाऊंगा, उसको मैं अदर्स में डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं महीने बाद समरी क्या दूंगा, मैं कहूंगा जी ट्रैवल पे इतने पैसे लगे, 92,000 उधर लग गया, 90,000 इधर लग गया, 80,000 उधर लग गया, 86,000 उधर लग गया, 1,13,000 लग गया, बाकी अदर्स 18,000 उस पर भी लग गया। अदर्स क्या है, काफी सारे खर्चे, छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे, वो एक एक दो दो हैं। कॉलम तो बनाना ही उसका है जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आती है कि यार ये बार बार आते हैं, तो इसका जरा टोटल कर लो, क्योंकि ये बड़ी वो ज्यादा हो जाती है ना, जब बार बार आता है उसकी अमाउंट बड़ी होना शुरू हो जाती है। जो साल महीने में एक आध दफा आई है बस वो अदर्स में पड़ी रहती है। तो इस तरह से ये पैटी कैश बुक बन जाती है। हाँ ये मैंने बना दिया अदर्स, ये देखें जो कॉलम में नहीं है वो अदर्स में, तो खोल के देख के बता देंगे। अब हमारे पास रिकॉर्ड में होगा ना, इसके आगे बिल तो लिखा ही होगा ना, लेटर हेड है, अदर में क्या है भाई, टूटी खराब हो गई थी वो ठीक कराई है, तो लिखो यहाँ लिखा हुआ होगा रिपेयर ऑफ टूटी, लिखा होगा ना कि 3rd फ्लोर टैप रिपेयर्ड, लिखा होगा वहां पे, तो वहां से देख के बता दूंगा कि जनाब, वो कहेगा ये अदर क्या है, वो खोलेगा तो मैं कहेगा जी एक टैप ठीक कराया था 542 रुपए का, एक वो छत लीक कर गई थी वहां प्लास्टर लगवाया था 2035 रुपए का, एक ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, बता देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ पैटी कैश बुक इज मेड। अब इसमें बैलेंसिंग नहीं हुई अभी तक, जरा गौर करें, बैलेंस नहीं निकला अभी तक, बैलेंस वो जो टोटल का कॉलम आखिर में मैं बना रहा था एक, वो इसमें हम इस सारे का टोटल कर देंगे। तो यहां पे बैलेंस निकल आएगा। अब यहां कितना है 80,000 और यहां कितना है 14,000, तो बैलेंस कितना है 66,000। अस्सी पूरा हो गया। अब अगले महीने क्या होगा या अगले हफ्ते क्या होगा, मैं बैलेंस उठाऊंगा कितना, और मैं कहूंगा जनाब 14,000 दो और भाई, अपना मेरा 80,000 का इंटरेस्ट पूरा करें ना आप, मेरा वो 14 और दें, मुझे 14,000 रिसीव होगा और मेरा 80,000 फिर पूरा हो गया। अब फिर वो साइकिल चल पड़ेगा और फिर हफ्ते महीने बाद जाके मैं फिर हिसाब दूंगा और फिर जितना खर्च होगा उतने पैसे ले लूंगा और फिर मेरा 80,000 पूरा हो जाएगा। तो ये साइकिल इस तरह जारी रहेगा। ले जी, ये है बुक्स ऑफ रजिस्टर। अगर मैनुअल है उसी पे आगे चलता रहेगा, सफे पलटते रहेंगे बस। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ले जी, आज के लिए इतना ही। बैलेंस शीट इक्वल नहीं आई, किसी से मैच करें। किसमें देख लेते हैं। ओके, अब ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा आपकी तरफ हुआ, ये पूरा चैप्टर आपकी तरफ हुआ। आपने इस चैप्टर को रीड करना है, इसके थ्योरी भी पढ़नी है, इसकी एग्जांपल्स भी पढ़नी है, और इसमें से आपने
मार्क करना है कि कौन सी बातें जो आपको समझ नहीं आई। इंशाल्लाह मोस्ट बातें आपको समझ आ जाएंगी, को 10-20% शायद को मसले मसाइल आए, वो आपने मुझसे पूछने हैं और फिर मैं आपको इसके साथ बाकी की बातें बता के और हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ओके।